प्यारे बच्चों नमस्कार और एक बार पुनः आपका स्वागत है। कल हमने बात की थी प्रत्यायोजित विधान की और हमने उसके उद्भव के लिए आवश्यक तत्वों पर भी बात कर ली थी। आज हम प्रत्यायोजित विधान से जो उसकी सीमाएं हैं, जो उस पे नियंत्रण लगाए जाते हैं, उस पर बात करेंगे और आगे कुछ और चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए सीधा प्रारंभ करते हैं अपने वीडियो को। तो प्रत्यायोजित विधान पे जो सीमाएं लगाई जा सकती है वो दो प्रकार की सीमाएं लगाई जा सकती है। एक तो संसदीय नियंत्रण और दूसरा न्यायिक नियंत्रण। संसदीय नियंत्रण यानी कि व्यवस्थापिका द्वारा लगाया जाएगा और न्यायिक नियंत्रण यानी कि ये जो है न्यायपालिका द्वारा लगाया जाएगा। अब संसदीय नियंत्रण कैसे लगाया जाएगा, इसके लिए 3 स्टेप है। 3 प्रकार से संसदीय नियंत्रण लगाया जा सकता है। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है जब विधानमंडल अधीनस्थ प्राधिकारियों को शक्ति प्रायोजित करती है। तात्पर्य यह है कि जब इस प्रयोजन के लिए विधानमंडल में विधेयक पेश किए जाते हैं, यानी कि व्यवस्थापिका पहले ही कानून बना लेगी कि क्या है, इन विषयों पर क्या है, हम विधान को प्रत्यायोजित कर रहे हैं। मतलब विधानमंडल ही नियम बना देगा कि कैसे विधान को प्रत्यायोजित किया जा सकता है, किस प्रकार आप दूसरे को अपनी शक्ति दे सकते हैं और किस किस सीमाओं तक दे सकते हैं। शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। आपने देखा होगा कि कई बार आदेश आते रहते हैं, विभिन्न स्थानों पे देख सकते हैं आप, कॉलेजों में, स्कूलों में, कि क्या है, आप ऐसा कार्य करेंगे किंतु इन सीमाओं के भीतर रहते हुए करेंगे। डीएम के आदेश को आप देखते रहते होंगे या डीएम के लिए उत्तराखंड सरकार के आदेशों को आप देखते रहते होंगे कि आप क्या है, कार्य करेंगे किंतु इन सीमाओं के भीतर रहते हुए आप इन सीमाओं को नहीं लागेंगे। तो पहली अवस्था ये है, यानी कि विधानमंडल ने स्वयं कानून बना दिया है कि आप किस सीमा तक क्या है शक्ति को यूज कर सकते हो या प्रयोग कर सकते हो। दूसरी अवस्था क्या है, जब संविधि के अधीन नियम बनाए जाते हैं और संसद में पारित करने के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं। अर्थात जिस विषय पर आप शक्ति देना चाह रहे हैं उस विषय से संबंधित, एक तो हमने पहले ही कानून बना दिया कि इस विषय पर ऐसे ऐसे शक्तियां दी जा सकती है, वो पहले हो गया। किंतु ये द्वितीय अवस्था कब है, जब हमको आवश्यकता पड़ रही है कि यहाँ हमको अपना क्या है, विधान को प्रत्यायोजित करना है, वरना कार्य में बाधाएं आ रही है, तो हम उस विधान से संबंधित क्या है कुछ नियम बना ले कि ऐसे ऐसे आपने नियम बना लिए और उसके बाद उसे संसद से पारित करा लिया या उस संसद में प्रस्तुत कर दिया। तो ये दूसरी अवस्था है। और तीसरी अवस्था कब है, जब कार्यपालिका द्वारा बनाए गए नियमों की जांच प्रत्यायोजित विधान समिति करती है और इस बात की रिपोर्ट विधानमंडल में प्रेषित मंडल में विचार विमर्श होता है और वे शक्ति बाह्य होते हैं, तो संबंधित मंत्री महोदय को उत्तर देना होता है। चलिए इसे समझते हैं। जब व्यवस्थापिका ने कार्यपालिका को कुछ विषयों पर क्या है प्रत्यायोजित विधान दिया है, शक्ति बनाने की स्वतंत्रता दी है और उसने ऐसे स्वतंत्रता का प्रयोग करते हुए क्या है शक्ति का प्रयोग भी किया है। किंतु अब ये तीसरी अवस्था है, जांच की अवस्था, कि कार्यपालिका ने या जिस संस्था को शक्ति दी गई थी उस संस्था ने जैसे नियम बनाए गए थे, जो पहली और दूसरी अवस्था है, उसके अनुसार जो नियम बनाए गए थे, क्या उन नियमों के भीतर रहते हुए ही प्रत्यायोजित विधान का प्रयोग किया है या उसने उन सीमाओं का उल्लंघन किया है, और अगर उल्लंघन किया है तो किस सीमा तक किया है।
तो ये तीसरी अवस्था की आवश्यकता हमको तब पड़ती है जब समिति इसकी जांच करती है। तो मेरा ख्याल है आपके समझ में आ गया होगा। अब दूसरा जो नियंत्रण है वो न्यायपालिका का नियंत्रण है या न्यायिक नियंत्रण है। ये 3 अवस्थाएं हैं। उसके पश्चात जो दूसरा नियंत्रण है वो किसका है? न्यायपालिका का नियंत्रण या न्यायिक नियंत्रण है। इस न्यायिक नियंत्रण में न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त है। न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है? न्यायिक पुनरावलोकन न्यायपालिका की वह शक्ति है जिससे वह व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के कानूनों की जांच कर सकती है कि उसने संविधान उल्लंघन तो नहीं किया, उसने प्राकृतिक विधि का उल्लंघन तो नहीं किया। इन सब चीजों को देखना न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत न्यायालय का कार्य है और उसके अधीन रहते हुए ही न्यायपालिका उसके के पास क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है। और इसी को क्या है, जो ये न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है, इसी को बाह्य शक्ति का नियम भी कहते हैं। और मूल अधिनियम को अत्यधिक प्रत्यायोजन, मूल अधिकारों के उल्लंघन और संविधान के अनुच्छेद 246 के अतिक्रमण के आधार पर भी क्या है? अविधिमान्य घोषित किया जा सकता है। किसके द्वारा? न्यायालय के द्वारा। मूल अधिनियम संविधानिक है, किंतु यदि प्रत्यायोजित विधान संविधान के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है तो उसे भी क्या है? अवैध घोषित किया जा सकता है। और यदि प्रत्यायोजित विधान द्वारा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन होता है, नैसर्गिक न्याय होता है, प्राकृतिक न्याय को ही नैसर्गिक न्याय कहते हैं, तो उसे अविधिमान्य घोषित किया जा सकता है। तो इन चीजों को मैं पहले ही आपको समझा चुका हूं कि किन किन आधारों पर न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति रखता है। न्यायालय ने यह भी अभी निर्धारित किया है कि जब तक प्रत्यायोजित विधान प्रकाशित नहीं किए जाते, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना, जब तक प्रत्यायोजित विधान प्रकाशित नहीं किए जाते तब तक उन्हें प्रत्यायोजित विधान को लागू नहीं किया जा सकता है। यह इसके दुरुपयोग के विरुद्ध क्या है? एक प्रभावी संरक्षण है। तो ये क्या हो गई? प्रत्यायोजन जो विधान है उसकी सीमाएं हो गई, उस पर कैसे सीमाएं लगाई जा सकती है। अब हम देखेंगे संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों में असंगतियां को। कौन कौन सी असंगतियां संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में हमको देखने को मिल सकती है? वैसे इन पर भी मैं बात कर चुका हूं पीछे, पर अब हम अनुच्छेदवार देखने का प्रयास करेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 254(1) के अनुसार यदि किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि का कोई उपबंध संसद द्वारा बनाई गई विधि के जिसे अधिनियमित करने के लिए संसद सक्षम है, किसी उपबंध के या समवर्ती सूची में प्रगणित किसी विषय के संबंध में विद्यमान विधि के किसी उपबंध के विरुद्ध है, तो खंड 2 के उपबंधों के अधीन रहते हुए यथास्थिति संसद द्वारा बनाई गई विधि, चाहे वो ऐसे राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि से पहले या उसके बाद पारित की गई हो, या विद्यमान विधि अभिभावी होगी और उस राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि उस विरोध की मात्रा तक शून्य होगी। तो ये क्या कह रहा है, मैं इससे समझाता हूं कि केंद्र ने समवर्ती सूची के विषय पर
अगर कोई विधि राज्य से पहले या बाद में बनाई है, कहने का तात्पर्य है राज्य ने समवर्ती सूची के विषय पर कोई कानून बनाया और केंद्र ने भी क्या है कोई कानून बनाया, वह केंद्र ने कानून राज्य से पहले बनाया हो या राज्य से बाद में बनाया हो, अगर वह केंद्र के कानून का उल्लंघन कर रहा होगा तो क्या है कानून किसका आपस में टकराव हो रहा होगा तो किस उपबंधों पे या जिस सीमा तक वह केंद्र के कानून का उल्लंघन नहीं कर रहा होगा तो वहां वो राज्य का कानून भी लागू रह सकता है। ये लिखा हुआ है उस विरोध की मात्रा तक शून्य होगी। जहां विरोध हो रहा होगा वहां क्या है राज्य का कानून शून्य हो जाएगा, खत्म नहीं होगा, शून्य हो जाएगा, यानी कि क्या है केंद्र के कानून के नीचे ढक जाएगा। अगर केंद्र का कानून समाप्त हो जाता है बाद में कभी, या केंद्र कुछ समय बाद अपने कानून को समाप्त कर देता है या उसके प्रावधानों को बदल देता है, तो राज्य का कानून क्या है पुनः अस्तित्व में आ जाएगा। आच्छादन का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, जिसमें भारतीय संविधान में आच्छादन का सिद्धांत है, जिसमें क्या है कोई पुराना कानून क्या है समाप्त न होकर क्या है ढक जाता है। केंद्र और राज्य के संबंध में ये बातें होती है, और जैसे ही वो कानून समाप्त होगा वो कानून फिर क्या है सामने खुला आ जाएगा। इसे आप एक पर्दे के समान समझ सकते हैं कि पर्दा क्या है आगे जो नया कानून बना है या केंद्र का कानून बना है वो है, और जैसे ही पर्दा हटेगा या केंद्र का कानून समाप्त होगा तो जो पीछे की अवस्था थी वो पीछे की अवस्था क्या है पुनः अस्तित्व में आ जाएगी। तो मेरा ख्याल है इसे भी आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। ये असंगतियों की हम बात कर रहे हैं, केंद्र के और राज्य के कानून में कभी असंगतियां उत्पन्न हो जाती है। तो उसके पश्चात अब दूसरा पढ़िए, सुनिए। खंड 2 उपबंधित करता है कि जहां राज्य के विधानमंडल द्वारा समवर्ती सूची में प्रगणित किसी विषय के संबंध में बनाई गई विधि में कोई ऐसा उपबंध अंतर्विष्ट है जो संसद द्वारा पहले बनाई गई विधि के या उस विषय के संबंध में विद्यमान विधि के उपबंधों के विरुद्ध है, तो यदि ऐसे राज्य के विधानमंडल द्वारा इस प्रकार बनाई गई विधि को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखा गया है और उस पर उसकी अनुमति मिल गई है, तो वह विधि उस राज्य में तो इसको चलिए फिर देखते हैं। राज्य के विधानमंडल द्वारा, यानी कि राज्य के जो व्यवस्थापिका है राज्य की, जो विधानमंडल है उसके द्वारा समवर्ती सूची के विषय पर अगर कोई ऐसा उपबंध अंतर्विष्ट है जो संसद द्वारा पहले बनाई गई विधि के या उस विषय के संबंध में विद्यमान विधि के उपबंधों के विरुद्ध है। कहने का तात्पर्य है राज्य की विधि समवर्ती विषय पर केंद्र की विधि के क्या है विरुद्ध है, तो यदि ऐसे राज्य के विधानमंडल द्वारा इस प्रकार बनाई गई विधि को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखा गया है, राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखा गया है और उस पर उसकी अनुमति मिल गई है, तो वह उस राज्य में विधि उस राज्य में क्या है अभिभावी होगी। समझे आप कि समवर्ती सूची के विषय पर आप समझिए, मैंने आपको बताया था कि केंद्र और राज्य में क्या है केंद्र का कानून मान्य होगा, किंतु अगर समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र और राज्य दोनों ने कानून बनाए हैं, केंद्र ने पहले कानून बनाया था, राज्य ने बाद में कानून बनाया है, और राज्य के कानून को क्या है राज्यपाल ने राष्ट्रपति के लिए क्या कर दिया है अभी निर्धारित कर दिया है कि राष्ट्रपति इस पर क्या करेंगे विचार करेंगे, और राष्ट्रपति उस पर विचार करके उसको क्या है अनुमोदन प्रदान कर देते हैं, तो ऐसी अवस्था में केंद्र का कानून क्या है स्वतः ही ढक जाएगा। ऐसी अवस्था में राज्य
स्वीकार्य होता है, जो केंद्र की व्यवस्थापिका को स्वीकार्य होता है। इसलिए ऐसी अवस्था क्या है, आने नहीं पानी है कि संसद नहीं चाहेगी और राज्य का विधानमंडल किसी कानून को क्या है, अपने यहाँ लागू कर दे। चलिए अब तीसरा देखते हैं। परंतु इस खंड की कोई बात संसद को उसी विषय के संबंध में कोई विधि जिसके अंतर्गत ऐसी विधि है जो उस राज्य के विधानमंडल द्वारा इस प्रकार बनाई गई विधि का परिवर्तन, संशोधन, परिवर्तन या निरसन करती है, किसी भी समय अधिनियमित करने से निवारित नहीं करेगी। फिर संसद को पुनः शक्ति दे दी है कि परंतु इस खंड की कोई बात संसद को उसी विषय के संबंध में, जिस विषय पर राज्य ने कानून बनाया है, कोई विधि जिसके अंतर्गत ऐसी विधि है जो उस राज्य के विधानमंडल द्वारा इस प्रकार बनाई गई है, विधि का परिवर्तन, संशोधन, परिवर्तन या निरसन करती है, किसी भी समय अधिनियमित करने से निवारित नहीं करेगी। किंतु राज्य का कानून जो राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति मिलने से राज्य का कानून लागू हो गया है, किंतु केंद्र सरकार क्या है, पुनः उसमें क्या है, संशोधन करते हुए अपनी विधि पुनः लागू कर सकती है, जो कि उस विधि को भी क्या है, पुनः दबा दे। यानी कि पहले केंद्र का कानून है तो राज्य राष्ट्रपति द्वारा अगर हस्ताक्षर करता है, राष्ट्रपति द्वारा को भेजा जाता है, उस कानून को ढकने या अगर केंद्र को उल्लंघन लग रहा है कहीं ना कहीं अपना, तो उस कानून को चेंज करने के लिए क्या है, अपना कानून पुनः बना सकता है। अब विश्लेषण है। समवर्ती सूची के विषय में व्यवस्थापन के प्रकरण में जहां केंद्र सरकार का एक अधिनियम वहां पहले से ही हो, राज्य सरकार अधिनियम बना सकती है, लेकिन राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करनी पड़ेगी। जीसी कानूनगो बनाम उड़ीसा राज्य, इसको मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। केंद्र सरकार का जहां पहले ही कानून होगा वहां राज्य सरकार कानून बना सकती है, लेकिन राष्ट्रपति की स्वीकृति क्या है, प्राप्त करनी पड़ेगी। सशर्त विधायन में वैधानिक शक्ति का प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता, जबकि प्रत्यायोजन विधायन में वैधानिक शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जा सकता है। ये कुछ वाद है तमिलनाडु राज्य बनाम के स्वानायागम वाद 1998 का वाद है। अब पुनः असंगति के प्रकार है। अभी मैंने थोड़ा सा आपको सिर्फ समवर्ती सूची के विषय में बताया, अब कुछ अन्य असंगति के प्रकार है जिसको हम देखेंगे। अनुच्छेद 254 के दोनों खंडों में असंगति शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका तात्पर्य है संघ और राज्यों की विधियों में असंगति। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कभी कि भारतीय संविधान में असंगति शब्द का प्रयोग है या नहीं है, तो क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 254 में क्या है, असंगति शब्द का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार के प्रश्न क्या है, बार बार पूछ लिया जाता है, प्रयोग किया गया है। तो असंगति का अर्थ क्या हुआ, संघ और राज्यों की विधियों में असंगति, यानी कि आपस में उनका टकराव होना। प्रश्न उठता है कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जब संघ और राज्यों के बद्ध विधियों में असंगति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और निर्धारण की कसौटी क्या है। उच्चतम न्यायालय ने एम करुणानिधि बनाम भारत संघ 1979 के वाद में असंगति के निर्धारण पर कुछ कसौटियां क्या है, विहित की है, जो निम्न है। तो आ जाओ उन कसौटियों को हम देखते हैं। पहला है जहां संघ और राज्य की विधियों में प्रत्यक्ष विरोध हो, अर्थात जब एक कहती है करो और दूसरी कहती है मत करो, यानी कि केंद्र कुछ और कहता है, केंद्र किसी कानून के द्वारा कुछ ऐसी बातें करता है जिसमें कि कुछ करने के लिए कहा जाए, और राज्य क्या है या दूसरी संस्था क्या है
उसको ठीक विपरीत कहती है। तो यह असंगति की स्थिति है। दूसरी, जब संघ की विधि में और राज्य की विधि में सीधी असंगति हो तथा जो सुलझाई नहीं जा सकती हो, अर्थात दोनों विधियां एक ही क्षेत्र में लागू होती हो। कहने का अर्थ है सीधी असंगति हो सकता है किसी विषय पर क्या है, केंद्र चाहता है कि जो टैक्स है वो पूरा का पूरा मुझे मिले और राज्य चाहता हो टैक्स पूरा मुझे मिले। इस प्रकार के कानून बनाए हैं। तो दोनों में क्या है, असंगतियां हैं और इन असंगतियों को सुलझाना क्या है, मुश्किल हो सकता है। तो एक ये अवस्था आ सकती है। तीसरी है, जब संघ की विधि और राज्य की विधि में क्या है, कोई प्रत्यक्ष विरोध नहीं होगा। प्रत्यक्ष विरोध नहीं है, दोनों की विधियां क्या है, अलग अलग है, संघ और राज्य की। किंतु केंद्र का उद्देश्य क्या है, किसी पूरे क्षेत्र को क्या है, अधिकृत करना हो। समवर्ती सूची के विषय पर या राज्य सूची के विषय पर भी ऐसा हो सकता है। केंद्र क्या है, पूरे क्षेत्र को ही क्या है, अधिकृत करना चाहता हो। तो ऐसी अवस्था में भी क्या है, विरोध हमको देखने को मिलता है। अब हम कुछ सिद्धांतों को देखेंगे। पहला है तत्व और सार का सिद्धांत। चलिए इसको देख लेते हैं, फिर मुझे लगता है इसमें एक दिन और लग जाएगा इसको पूरा करने में, केंद्र राज्य विधायी संबंधों को। पहले हम देखते हैं आज तत्व और सार का सिद्धांत। जब एक विधानमंडल द्वारा बनाई गई कोई विधि दूसरे विधानमंडल के भी अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करती है, तब इस बात की अवधारणा के लिए कि प्रश्नास्पद विधान जिस विधानमंडल ने विधि बनाया है के अधिकार क्षेत्र में आता है अथवा नहीं जिसने उसे बनाया है, के प्रश्न पर न्यायालय सार तत्व का सिद्धांत लागू करता है। कहने का अर्थ है, अगर आप जानते हैं 28 राज्य हैं हमारे देश में और किसी एक राज्य ने विधि बनाई और कहीं ना कहीं उसकी विधि से क्या है, दूसरे राज्य के किसी क्षेत्र का भी, तो ऐसी अवस्था में क्या है, जिस राज्य ने विधानमंडल विधि बनाई है उसके विधि क्षेत्र में वह विधि आती है या नहीं आती है, इसको देखने को ही क्या है, सार तत्व का सिद्धांत कहते हैं। और न्यायालय के द्वारा ये सार तत्व का सिद्धांत लागू किया जाता है। प्रायः अधिनियमों में ऐसे उपबंध होते हैं जो आनुषंगिक रूप से दूसरे विधानमंडल के विधान विषयों का क्या है, अतिक्रमण करते हैं। यदि शाब्दिक निर्वाचन व्याख्या की जाए तो इस प्रकार के अधिनियम अथवा विधान क्या है, असंवैधानिक हो जाएंगे। इनके शब्दों की व्याख्या की जाए तो क्या है, इस प्रकार के विधान असंवैधानिक घोषित हो जाएंगे, क्योंकि हर राज्य को क्या है, कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। किंतु यदि विधान सारवान रूप में या विधान का वास्तविक उद्देश्य ऐसे विषय से संबंधित है जिस पर वह विधिमंडल विधि बनाने में सक्षम है, तो उसे विधिमान्य घोषित किया जाएगा। और भले ही वो दूसरे राज्य के सीमाओं का अतिक्रमण कर रहा हो, किंतु वो कानून बनाना जरूरी हो। जैसे कि फिर उत्तराखंड परिवहन का उदाहरण आपको देता हूं। उत्तर प्रदेश की सीमा में अगर उत्तराखंड परिवहन की किसी बस में या बस द्वारा कोई कुकृत्य या कोई ऐसा कृत्य जो कि कानूनी सीमा के भीतर आए किया जाता है, तो वो क्या है, उत्तराखंड के
पे ये नियम लगेगा। किंतु यूपी की गवर्नमेंट एक नियम बनाती है कि हमारे क्षेत्र में कोई भी बस में अगर कोई कार्य होता है या दुर्घटना होती है तो उस पे इस प्रकार नियम लागू रहे। तो क्या है, दो राज्यों की सीमाओं में क्या है, कानूनों में क्या हो रहा है, टकराव हो रहा है। फिर अगर उत्तराखंड सरकार ने कानून बनाया है तो वो विधिमान्य है या नहीं है, वो उस कानून को बना सकती है या नहीं बना। अगर नहीं बना सकती है तो वह असंवैधानिक हो जाएगा, और बना सकती है तो वही उसका सार तत्व का सिद्धांत है कि आखिर वो उस कार्य को कर सकती है या नहीं कर सकती है। छोटा उदाहरण देकर आपको समझाने की प्रयास किया। दूसरे विधानमंडल के अधिकार क्षेत्र में आने वाले विषय पर आनुषंगिक रूप से अतिक्रमण करता है, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो दूसरे राज्य के जो विषय है उसका अतिक्रमण कर रहा हो। आप कानून तो बना सकते हैं पर कहीं दूसरे राज्य के कानून की शक्ति का अतिक्रमण तो नहीं कर रहे हैं। जैसा कि MS कृष्ण बनाम मद्रास राज्य 1957 के मामले में न्यायालय ने अभी निर्धारित किया है कि किसी भी विधान के वास्तविक स्वरूप और प्रकृति का पता लगाने के लिए उस पूरे अधिनियम पर विचार किया जाना चाहिए और उसके उद्देश्य और विस्तार तथा उसके उपबंध के प्रभाव की जांच की जानी चाहिए। तो ये कानून का विषय है। बहुत पेचीदगी भरे मामले ऐसे आते हैं, पर मैंने आपको शॉर्टली समझा दिया कि क्या है तत्व और सार का सिद्धांत क्या है। इसमें एक उदाहरण और है, बॉम्बे मद्य निषेध अधिनियम, जिसके द्वारा राज्य में मादक द्रव्यों को खरीदने तथा रखने का निषेध कर लिया गया था। बॉम्बे मद्य की संवैधानिकता को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि वह संघ सूची में दिए गए विषय मादक द्रव्यों के आयात निर्यात का क्या है, अतिक्रमण करता है, क्योंकि इससे मादक द्रव्यों के क्रय विक्रय तथा उपयोग को रोकने से उसके आयात निर्यात पर क्या है, विपरीत प्रभाव पड़ेगा। उच्चतम न्यायालय ने क्या अधिनियम को वैध ठहराया। न्यायालय ने कहा कि इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य राज्य सूची के विषय से संबंधित था, संघ सूची से नहीं। क्योंकि आप जानते हैं कि जहां मादक द्रव्यों के आयात निर्यात की संघ को क्या है, छूट है या उसके विषय क्षेत्र में आता है, वहीं राज्य सूची के विषय में क्या है, मादक द्रव्यों का समाप्ति या यूं बोल सकते हैं शांति व्यवस्था बनाए रखना, इन पर प्रतिबंध लगाना, यह भी क्या है, दोनों ही क्या है, अपने अपने क्षेत्र में शक्ति रखते हैं। तो इसमें क्या है, जो मुंबई उच्च न्यायालय था उसने कहीं ना कहीं उच्चतम न्यायालय ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या है, मुख्य उद्देश्य राज्य सूची के विषय से था, संबंधित था, संघ सूची से नहीं। तो ऐसी परिस्थितियां आती रहती है और इसमें न्यायालय के निर्णय क्या है, बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। अब हम कल देखेंगे विभिन्न परिस्थितियों में संघ की विधायी शक्ति का विस्तार। तो इस पे 4 आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं कि चीजें आपके समझ में आ पा रही है या नहीं आ पा रही है, ताकि अगर नहीं आ पा रही है तो अपने क्या है, कोशिश की जाएगी कि कैसे न कैसे आपको समझाया जा सके। आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।